Yeah, Abhishek, let's just start in 1 or 2 minutes. Sure, Abhinav. Let's wait for others to join. फिर start करते हैं. Yeah, Abhishek, let's start, I guess. My screen is visible now. Yeah, your screen is visible. So, hi guys, very good evening. So today, myself, Abhishek and Abhinav, will be talking in a very interesting topic. Like हम सबको पता है इस टॉपिक के बारे में. Like हमको बोलते हैं यार मेरा गेन तेरा लॉस. हम स्टार्टिंग से आते हैं, स्टॉक मार्केट जुआ है. एंड स्पेशली इंडियन पब्लिक के लिए, लाइक व्हेन यू लिसन फ्रॉम योर ओल्डर पेरेंट्स, जो बहुत पुरानी स्टोरीज है, तो आपको हमेशा स्टोरीज मिलेगी. मेरा एक दोस्त था, उसने अपना गहना बेच दिया, किसी और ने कमा लिया होगा. सुनो, हम स्टार्टिंग से ये चीज सुनते हुए आए हैं कि मेरा गेन है, किसी और का प्रॉफिट है. सो वी आर हेयर टू टैकल दिस की इज इट अ रियल केस और देयर इज सम डिफरेंट स्टोरी टू इट. सो let me start with just introducing you. What does we mean by zero sum games? So when I say zero sum games, I'm not talking about a stock market as of now. I'm just talking about what does zero sum games means. So it is just a kind of competition where two people participate and one wins and other have to lose. So just take example of any other, a card game where you have two cards and you can only pick one, and in that you have six as a dice, and in order to win that you need six. So you pick one card and by luckily you got it. So you win and other loss. So this is what we mean by zero sum game. It's your profit and others is losing the game. And because of that, you win the competition. So there are a lot of example of zero sum games. Especially there is, as I mentioned in the poker, there is a very famous example in derivatives trading. Like often people say that यार मेरे 100 रुपए का कॉल था. अब we know that just to the डायरेक्शन टू दीज गाइड्स, अगर किसी को डेरिवेटिव्स के बारे में नॉलेज नहीं, तो जनरली ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं. अगर 100 रुपए का एक ऑप्शन है, सो अगर मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है उस ऑप्शंस के, तो वो ऑप्शंस 100 से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ता जाएगा, 200 300. अगर मार्केट उस डायरेक्शन में मूव नहीं करती है, तो उस ऑप्शंस के अंदर एक टाइम वैल्यू होती है कि कुछ टाइम के बाद वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा. सो जनरली इसे जूम किया जाता है डेरिवेटिव्स में कि अगर कोई 100 रुपए का ऑप्शन है, अगर वो जीरो चला जाता है, तो डेफिनेटली जिसने 100 रुपए पे बाय किया था, जिसने उस 100 रुपए को उसको जीरो तक होल्ड किया, उसने कमाया. जिसने उस 100 रुपए पे उसको बाय किया था और वो होल्ड करता रहा, उसको 100 रुपए का लॉस हो गया. सो एज सिंपल एज दैट. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एनाटॉमी मेंटेन रखनी पड़ेगी. सो जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि अगर ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, इसने 100 रुपीज का एक कॉल बाय की, जस्ट की ये अगर ऊपर जाएगी तो मैं प्रॉफिट गेन करूंगा, और इसने 100 रुपीज की कॉल सेल कर दी. अब मार्केट किसी एक तरफ डायरेक्ट करती है. मार्केट क्या करती है, कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 डे मार्केट इस वाली जो कॉल का ऑप्शन होता है तो इसको जीरो कर देती है. अब सिंस इसने कॉल को राइट किया था, इसको प्रॉफिट हो जाता है, और इसने कॉल को बाय किया था, इसको लॉस हो जाता है. तो हम डेरिवेटिव्स में बोलते हैं कि इसका जो प्रॉफिट था उसका इस तरफ ऑफसेट हो गया. ये दिस इज वन ऑफ द ऑफ्टन पीपल से दिस. सो अब मैं और इसमें आऊंगा. करेंसी फ्यूचर्स में भी ये एग्जांपल दिया जाता है कि अगर किसी ने यूएस डॉलर होल्ड किया हुआ है और मैंने पाउंड होल्ड किया हुआ है, तो अगर मुझे मुझे लगता है कि यूएस डॉलर बुलिश है बिकॉज ऑफ सम न्यूज, सो देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट बिटवीन टू पार्टीज.
So in the later of point जब हम और discuss करेंगे, हम इन examples पे और ज़्यादा जाएंगे. So let me start this. Just 1 second, I need to close this. Yeah, 1 second. Yeah. So let me start with a very simple question. Is the stock market is like this only? क्या हम जो स्टॉक मार्केट जो ट्रेड करते हैं डे टू डे, हम सुनते हैं यार एक टाटा मोटर्स 100 से 700 चला गया, एक स्टॉक यहाँ से था, मैंने इधर बाय किया होता तो आज ऐसा चला जाता. क्या हम भी ये जूम करते हैं कि अगर मैंने 100 रुपए पे बाय किया था और वो स्टॉक 700 पे चला गया तो किसी ने लॉस किया है या किसी ने प्रॉफिट किया है? So I'm opening this discussion and I want Abhinav that you should also enter. And my first question is that is the stock market is like this only? It's just a zero sum game. No, So see, when you say the word stock market पे बहुत सारी चीजें आ गई. okay, जैसे मेरा कैश मार्केट आ गया, इक्विटी मार्केट आ गया. yes, सेकंड इज द डेरिवेटिव थिंग. yes, थर्ड इज द इंट्राडे yes, trading. So when okay, you say specifically about the stock market, then it can have multiple answers. कि एक segment zero sum game हो सकता है, just like you said that derivatives trading or futures and options trading, that is a zero sum game. But when you come to the other part, let's say the equity part, that is not a zero sum game. okay. And moving forward, I'll show you that why, according to me, it is not a zero sum game. But anybody else in the audience have any other answer to this question, that is the stock market a zero sum game, or does the stock market work exactly like this as Abhishek explained? Like my observation towards this thing, that I do not like feel that the equity market is a zero sum game, even though like if you talk about the derivative trading, I don't think so. Okay, so you think that derivative trading is not a zero sum game. Yes, yes, yes. Okay. And yes, Mhm. I Yes, think yes, yes. like we can segregate different sections of trading. Like intraday, I believe कि intraday is a zero sum game, and when we talk about investment, it cannot be referred as zero sum game. Okay. In either case, won't be zero sum game stocks, because stocks move directionally, right? If it goes up, whether a lot of people buy it, a lot of people gain, few people won't participate or short and lose. So stocks, equities by nature are not zero sum game, but options, it could be zero sum, but it may not be zero sum also. If there is a lot of participants, a lot of people have like equal number of buys and puts, does not mean that all of them will have. So options are also not technically a zero sum game, but largely they are much more zero sum game than compared to a stock, because stock has a directional movement. If everybody has bought it, the price is bound to go up because of the demand, and everybody gains. So Okay. No, I personally, to Santosh and Nishant, I personally feel that futures and options are a zero sum game. Because, see, unlike investing in stocks, we all know that stocks grow in value and they also create wealth over time. Right? But in the case of futures and options, we know that if a buyer, if the buyer of a future or a call option makes profit, the seller incurs an equal amount of loss or vice versa. Right? no, no. FNO, Yes, whatever FNO, yeah, so Santosh, go ahead. no, I just want to give an example. See, if there are if there is a call which is sold and a call which is bought, right? Let's just assume one case, right? And the stock is at 100 and it goes to 120 and the strike is, let's say, 110, right? So the premium is the only thing that the seller makes, and the buyer loses only the premium, right? But when the stock moves and the buyer is in the money, he gets a profit which is more than what the premium that he must have paid. So this is also not a zero sum game. In one case, you can build it up to 1 to 2 to larger situations. So options, since they have convexity embedded into it, they are generally not completely a zero sum game. If the stock does not move at all, then it becomes a zero sum game, because both of them, one gains the option premium, other loses the option
premium. So options are also not largely a zero-sum game, but they are more of a zero-sum game compared to equities, because equities have a directional movement. So stock can go from one place to up to quite some level, at which if all of the buyers have bought it, they will all participate in that. No, but as you said that equities are more of a directional bet. But Yeah. in the case of options, you are getting chance to, speculate or hedge both the sides. Unlike equities, you're bound to have only one option. If the stock goes up, you're only going to make money then. But in case of futures and options, you have given two options. Na? You can either pick either sides or both the sides as well. Yeah, but what I understand from zero-sum game is that somebody wins $10, the other person has to lose $10, right? In case of options, if the person who has bought the premium option, he has paid the premium, so he loses that much amount of money immediately, and the person who has sold the option gains that much amount of money at that point of time. But what the stock ends up doing, the person who has bought the option, if the stock goes up, his gains are larger, right, compared to the loss of the other person. So in that sense, it's not a zero-sum game. But if the stock does not move, that's where volatility comes in, right? If the stock does not move at all, then both of them just end up, one of them just ends up paying for the option, one of them just ends up So selling the option. Santosh, let me understand this example that you are taking. You are saying somebody bought a call option, Yeah, right? somebody must have This- sold it. No, hold on. Let's go systematically and slowly. Yeah. Otherwise, you're going to lose the audience, right? So suppose a stock is sitting at 50, Yeah. and I buy and add the money call option at 50. I pay a premium of, let's say, 5 rupees. Yes. Okay. I have paid that premium to somebody. That person owns the stock. That's why he's selling the option. Is that a fair assumption? Yes, yes. Okay. So now the stock has gone from 50 to 60. Yeah. Right? The guy who sold the option is now going to transfer his stock to the guy who bought the option. Yeah. And the 5 rupees have basically gone from the guy who bought the option to the guy who sold the option. Yeah, in that case, it becomes zero-sum game. The Zero example- sum game, right? Because the option is also balancing out. Yeah, but then And the he stock is whatever the stock is. The Yes, stock yes. just exchange hands between Yeah, two people. yeah, yeah. The net impact on the market is zero. Yeah, but then the stock comes into play. So if you look at just the option without holding the stock, let's say in an exchange, two people buy, one person sells the option, one person buys the option. In that case, the winner can have a better payoff compared But to that money to pay for the option that has to come from has to come from somewhere, Yeah. right? So the entire game still remains a zero sum. Right? Is that making sense, Abhinav? Yeah, yeah. Okay, good. So what is this? Is this the first slide? I had to walk away, so I did not watch from the start. Yeah, this Is the this first the starting point, or were Yes, you sir. discussing more? It's the starting point, sir. Acha, theek hai. So let's go ahead. Okay, so as of now, we have direction. Like there are some people who are telling that the equity market is not a zero-sum game. Derivative is a zero-sum game. Some feel that it's not a zero-sum game. So let me add a value towards this discussion. So I wanted to tell you one of the very famous case study and a theory of it called Sharpe arithmetic that was derived in 1991. Which tell us that there are two type of active investment and passive investment. So मैं यहाँ पर आपको एक बीच में रोकना चाहूंगा. I just wanted to ask each everyone, guys, you understand active investment and passive investment, or you want me to introduce what these two terms are? Please explain. Yeah. So active investment, guys, jab when you give your money towards a fund manager, and towards a mutual fund company or even a PMS firm, or you are basically also trading for yourself. You wanted to beat the market. This is what we called as active investment. Passive investment is just simply you are buying a Nifty ETF and you wanted to sit and you want to ride the market. These are the two basic difference of active and passive investments. So as of now, it's clear with you guys?
एक और बार समझा। अभिषेक, म्यूचुअल फंड भी एक्टिव इन्वेस्टमेंट है? if they are trying to beat the market. Like for example, the Nifty का return 12% है, and if the mutual fund say that we are from last 4-5 years we are giving 15-16%, then they comes at the active investments segment side. Okay, got it. So all you are So- saying is that if you are trying to beat the market, you are active investor. Sorry, And if sir. you are comfortable with return from the market by buying hold, you're passive investor. Yes, sir. When you're trying to, like PMS, fund managers, like these kind of people who say that this is my strategy, I have beat the market from last 10 years. So this is what we called as active investment, and passive is just simple. You are following the market, like normally Nifty ETF, like Dow Jones ETF, just like this. Just guys, 1 second. Yeah, sorry guys. So now I want to drive a very equation. So let me print out my pen here. Yes, yeah. So these RM is just bear with me for like 2-3 minutes. I know this is a little mathematical equation, so you may get bored with this. So RM is a market return. So this is I am highlighting this. I will take a example with numericals also. So W is basically a fraction of money managed passively. So like assume there is 100 rupees of money, like some part of money is managed passively. हम यहाँ पर assume कर रहे हैं guys. So just bear with me. 100 rupees में से कुछ part of money I'm managing passively and कुछ part of money जो बच जाएगा I'm managing actively. So W is the fraction of money managed passively. So 1 minus W is, for example, if I'm managing 40 rupees passively, so 1 minus like 60 rupees is the actively money I'm managing. RA is basically a return of active investors. So RA is a return of active investors. RM is just a market return. So till now we are clear with this term. No, I'm not. Yeah. So Basically, what does, hold on. yes, RA is your active return. What No, is sir. RA? RM is a market return. RA is a return of active investors. Return of active investors. And W is the amount of money I've committed for active investment, right? Yes. तो ये मेरे को ये इक्वेशन पहले तो factually it is not making sense because you said RM is equal to W dot RM. Yes. It basically means 1 minus WRM is equal to 1 minus WRA. So RA is equal to RM. That's it. Yes. ठीक है, I mean, So- ठीक है, करो देखो. सर एक डाउट है कि अभिषेक, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रैक्शन ऑफ मनी मैनेज्ड एक्टिवली, मतलब इज इट द टोटल फंड द एक्टिव इन्वेस्टर्स आर यूजिंग? Lakshmi, example, you have 100 rupees, ठीक है, मैं example ले रहा हूँ. It's you have 100 rupees. You said हाँ. कि आपने सोचा कि मेरे पास 40 rupees जो मेरा उस 100 रुपए में से है, मैं किसी फंड मैनेजर से ट्रेड करवाऊंगी उसको. दिस इज एक्टिवली मनी. एंड दिस 60 रुपीज तो आपके बच गए. एंड यू सेड कि भाई मेरे को ज्यादा नहीं अब रिस्क लेना है क्योंकि फंड मैनेजर आर लिटिल रिस्की ऑन दैट साइड. सो ये मैं नॉर्मल निफ्टी का ETF बाय कर लूंगी जो मार्केट मुझे रिटर्न देगा. दिस इज द सिंपल गेम. ठीक है. सो Okay. अब गाइस ये जो इक्वेशन बोलती है कि द इक्वेशन मींस दैट कि RA which is return of active investors will be equal to market return. Why it just shows that कि अगर हमारे पास एक्टिव इन्वेस्टमेंट है. सो अब नाउ मैं थोड़ा सा और इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. एक्टिव इन्वेस्टमेंट में बेसिकली फंड मैनेजर होते हैं. सो लक्ष्मी, वंस यू पुट योर 40 रुपीज ना, डेफिनेटली योर 40 रुपीज जब आप उसको पुट करोगे यू हैव टू पे सम फीस फॉर इट. लाइक अगर अब आप PMS सर्विस कभी अप्लाई करते हो, सो PMS में यू हैव टू पे सम परफॉर्मेंस फीस. लाइक अगर आप किसी फंड मैनेजर को फीस देते हो तो वो भी आपको फीस पे करनी पड़ती है. जस्ट लाइक इवन अगर आप म्यूचुअल फंड भी बाय करते हो तो आपको पता होगा 1.5% कुछ चार्ज कटता है. समबड़ी किसी को अगर आइडिया होगा तो किसी ने कभी म्यूचुअल फंड किया हो तो उसको बेसिकली एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं. सो दिस काइंड ऑफ फीस आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वी आर Okay. क्लियर नाउ.
आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस 40 रुपीज पार्ट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट। 60 रुपीज में हम अज्यूम कर रहे हैं कि ETF में कोई फीस नहीं है यहाँ पर, जस्ट वी आर बाइंग द ETF। क्लियर टिल नाउ? ठीक है। Yes. सो ये फॉर्मूला ये बोलता है कि बिफोर फीस, जब तक हम, अगर कोई फीस नहीं है, मतलब एक्टिव हम अज्यूम करते हैं एक सेक्टर में जहाँ पे 40 रुपीज हम अप्लाई कर रहे हैं किसी फंड मैनेजर में, अगर उसकी कोई फीस नहीं है तो एक्टिव और पैसिव इक्वल होता है, विच इज द सेम इक्वेशन। किसी मार्केट का, फॉर एग्जांपल, अगर एक्टिव इन्वेस्टर को 10% मिल रहा है और मार्केट का रिटर्न भी 10% है, Okay. ठीक है। लेकिन Yes. इस इक्वेशन में ये भी बोला गया है कि अगर आफ्टर फीस, अगर जब हम इस 40 रुपीज में फीस ऐड कर देते हैं, फंड मैनेजर की, म्यूचुअल फंड की फीस ऐड करते हैं, PMS की फीस ऐड करते हैं, देन द स्टोरी डिफरेंशिएट, देन एक्टिव इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द पैसिव इन्वेस्टमेंट। जो आपका एक्टिव इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो हो सकता है आपका 9.5% या 9% या 8% होगा, और मार्केट रिटर्न 10% होगा। एंड डोंट वरी, मैं इसमें पूरा एक आपको चार्ट दिखाऊंगा 1942 से S&P का, जिसमें कितना एक्टिव इन्वेस्टमेंट ने बीट किया मार्केट को, कितना पैसिव हो चुका है। सो ये इक्वेशन क्या बोलती है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट इज अ जीरो सम गेम बिफोर कॉस्ट। जब तक हम कॉस्ट नहीं डाल रहे हैं, इट्स अ जीरो सम गेम, बिकॉज जितना मुझे रिटर्न मिल रहा है 10%, उतना ही मुझे मार्केट रिटर्न दे रही है। लेकिन अगर हम कॉस्ट को इंकर कर देते हैं, अगर हम RA में जो हमने एक्टिवली मैनेज फंड करवाया, अगर उसमें हम कॉस्ट ऐड कर देते हैं, देन इट्स बिकम अ नेगेटिव सम गेम। सो I guess you guys able to follow me. Till now you are able to understand? And now you are redefining the definition of zero sum game. Yes, exactly. Now you are saying that meeting the market returns, meeting the passive market returns Okay. itself is zero sum game. You are redefining zero sum game. Yes. That is not fair. But ठीक है, you want to do that, that is fine. But what is the point of doing that? So मैं आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। So the just 1 second. सो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। आई गेस ये फॉर्मूला सबको समझ आ चुका है, तो एग्जांपल इसका सिंपल था, मैंने एक नंबर्स कुछ पुट किए हैं। सो नंबर्स, जस्ट 1 सेकंड। सो मेरा इक्वेशन चल नहीं रही है, 1 सेकंड। या सो नंबर्स में हमने जैसा एज आई टोल्ड यू कि अगर 2% फीस हम ऐड करते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, तो दोनों के बीच में फर्क क्या आ रहा है कि एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट 8% आ रही है और एक मार्केट रिटर्न 10% आ रहा है। सो द थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज इज, मेरा जस्ट वन थिंग गाइज, मेरा ना एक्चुअली दिस स्लाइड इज नॉट वर्किंग। सेकंड, आई हैव टू टेल यू बैक। Yeah, this is working now. It's not getting more. 1 second. So just 1 second, मैं ये अटक गया है। This PPT got crashed. 1 second. Let me reshare. Yep. So this is the good I was talking about. Yep. So now we know that कि पैसिव इन्वेस्टर का रिटर्न अगर 10% और फीस ऐड करेंगे तो 8% है। सो आई वांट टू टेल यू, बिकॉज हमने अभी तक हमने दो चीजें समझी कि अगर हमारे पास फीस नहीं इंक्लूड हो रही है तो देन वी आर अ जीरो सम गेम। अगर हम फीस ऐड करते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, देन वी बिकम अ नेगेटिव सम गेम। सो द थिंग इज दैट अब हम एक थोड़ा सा डेटा पे और ऐड ऑन करते हैं कि एक और, या Abhishek, just a question. The definition of zero-sum game is when one gains, the other loses, right? यस In the previous He example, shifted the goalpost. Basically, he is now saying that meeting the market, getting the same returns as the market is the हाँ, zero sum game. He has redefined the हाँ, definition of zero sum. ठीक है? हाँ, As long as we हाँ, understand what he's talking about, we can continue. ठीक है ना? okay. यस Yes, Lakshmi, yes, let him continue. Yes. yes, या। yes, sir. तो ये एक स्टडी हुई है विच इज कॉल्ड स्पीपा रिपोर्ट। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम क्रिजल। सो इसने एक बताया था US में एक्टिव और पैसिव परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर 1 साल का हम टाइम हॉरिजन देखते हैं, सो वी आर एबल टू सी दैट कि 60% अंडर परफॉर्मिंग रही थी। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा था कि हम एक्टिव फंड्स जो होते हैं, जब आप एक्टिव में इन्वेस्ट करते हो तो वो अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट को। अगर ये 15 साल का डेटा देखा जाए तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू ऑलमोस्ट 92% ऑफ फंड मैनेजर्स, big PMS firms not able to perform well. They are not able to beat the market returns. So what does it mean?
सो हमने यहाँ पर एक और चीज किया, मोस्ट एक्टिव फंड्स फेल टू बीट द मार्केट ओवर लॉन्ग हॉरिजन। जितना टाइम हॉरिजन और बढ़ता जाएगा, हमने अभी इक्विटी के बारे में हमने सीखा कि इक्विटी इज नॉट अ जीरो सम गेम, हमने ये अब अज्यूम किया। बट हमको एक और व्यू देखना है कि जब भी ये इक्विटी विच इज नॉट बीन बाय बाय अस, फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक हूं, मैंने टाटा का स्टॉक खरीदा और मैंने सिंपल सा उस टाटा को स्टॉक को होल्ड करके रखा, मुझे उसमें डिविडेंड मिला, मुझे उसमें बहुत सारी एडिशन हुई, कंपनी ग्रो की, then I totally believe this is not a zero sum game because there is value addition coming to that stock, that coming to that company. But when you started, जब आप किसी स्टॉक को ट्रेड करना चालू करते हो, उसमें एक्टिवली मैनेज करते हो, तो there are certain scenarios like 92% of the time these funds from last 15 years they never have beat the market, which clearly shows that कि आपके जो गेन्स है, जो एक्टिव फंड्स के गेन्स है, वो ऑफसेट होते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स के साथ। So that's the conclusion of my story is that कि that formula shows that कि अगर आप कितना भी मार्केट को ट्रेड करोगे ओवर लॉन्ग हॉरिजन, इवन इफ यू ट्रेड विद इक्विटी, इवन इफ यू ट्रेड विद डेरिवेटिव्स, अगर आप डेरिवेटिव्स को भी, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को लॉन्ग टाइम हॉरिजन करते हैं एंड यू आर एक्टिवली मैनेजिंग, एट द पॉइंट ऑफ टाइम विल कम, आप कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर पाओगे बिकॉज देयर आर सम पैसिव इन्वेस्टर्स हु आर जस्ट सिटिंग इन द मार्केट एंड जस्ट वेटिंग फॉर कि मेरे को रिटर्न मिलता जाएगा। दे वर ऑलवेज अ जीरो सम गेम मैचिंग बिटवीन दीज पीपल, और अगर आप उनको एक्टिवली मैनेज करना चालू करोगे तो आप उनसे भी लूज करना चालू कर दोगे। दे विल अर्न 10%, you will earn 8-7%. So this is the conclusion of the story with this formula told us that. Okay, so Abhishek, Yeah. so you are saying that it's a zero-sum game between Okay. active and passive investors, correct? Exactly. If the fees is not being included. तू क्या हो काफी तो मना कर Abhishek, repeat the last sentence. If the fees is not included. Not included, yes. अभिषेक एक बार कंक्लूजन भी फिर से रिपीट करोगे? ठीक है, लक्ष्मी मैं एक छोटी सी एनालॉजी लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं Yes. और वो एक पोकर गेम खेल रहे हैं, वो कैसीनो पे गए हैं और 1000 रुपए टेबल पे लगे हुए हैं, ठीक है, वी आर ओके विद टिल नाउ। Okay. और हाँ। क्या होता है, कैसीनो बोलता है कि जो भी जीतेगा हम अपनी 100 रुपए कमीशन लेंगे। ये कमीशन को हम फीस मान लेते हैं एक्टिव फंड्स की। वी आर क्लियर टिल नाउ। ठीक है। अब हाँ। जब 100 रुपए कमीशन ले लेगा कैसीनो, तो बचे कितने, 900 रुपया। 900 हाँ। रुपए 10 लोग में से जो भी जीतेगा वो 900 लेके जाएगा। ये क्लियर है हमको? हाँ। यस। इवन इन 10 में से कोई भी जीतेगा, हाँ। वो सारा का सारा ग्रुप 100 रुपए लूज करेगा। यस। That exactly I mean that active investment becomes a negative sum because now you are able to understand कि अगर इनमें से कोई एक भी जीतेगा वो 900 तो लेके जाएगा, but these all 10 people are going to lose money, some part of money. That is what we called as the fees of active investment funds. Okay. So, doesn't this relate with what I said earlier कि मतलब जो इंट्राडे करते हैं उसको हम लोग एक्टिव इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, राइट? Exactly, because you are trying your हाँ। best कि आप मार्केट को बीट कर सको। हाँ, एंड जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में उसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट लाइक पैसिव इनकम की जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट अ जीरो सम गेम, एंड अगर हम इंट्राडे और ऐसे बात करें तो इट इज अ जीरो सम गेम, राइट? Yeah, nutshell is that whenever you're trying to beat the market and there is lot of efforts, fees is going on, there is always chances that you will always end up meeting these active and passive funds equally. और अगर आप और कोशिश करोगे in the longer horizon, आप उनको उनसे भी lose कर जाओगे, because I told you ना 15 years में 92% ही अंडर परफॉर्मिंग रही है, सिर्फ 8% आउट परफॉर्म कर पाई है मार्केट्स को। तो दिस इज अ ह्यूज डेटा, लाइक कितने भी फंड मैनेजर आए इतने सालों में, दे ऑलवेज अंडर परफॉर्मिंग। ओके। So that Right. is, so yeah, Abhishek, anyone have, yes. Hi. Like whatever you have explained till now, that what is my understanding, I'm just trying to share you perfectly. कि हाँ कि you are saying कि जो लक्ष्मी ने बोला कि intraday trading is the zero sum game and investing is not the zero sum game, right? That is what you are trying to say. Till now you are correct, yes. है ना? So like if I trade intraday, right, over the Yes. time of period, and if I Yes. beat the market returns, Yes. then how it is a zero sum game? Then you comes under this ना in long, see maybe then you, आपने एक साल बीट कर लिया, आप 40% लोगों के आगे जिसने आउट परफॉर्म कर दिया, 3 साल में आप
25% लोगों में आ गए, बट द टाइम पासेस, आप जितना लंबा टाइम बीट करता जाएगा, योर चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट रिड्यूसेस ड्रेस्टिकली। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। आप एक साल बीट कर सकते हो। सेबी का अगर हम डेटा देखेंगे तो वो डेटा भी इस पूरी कंक्लूजन के साथ मैच करता है। सेबी ने जब लास्ट 3 साल का डेटा बताया था, देयर आर सम पीपल हु आर एबल टू अर्न, बट जैसे वो टाइम हॉरिजन 3 साल का हो रहा है, देन वो डेटा 99.9% लूज का आ जा रहा है। सो दैट इज तो व्हाट आई वांट टू, या बेसिकली यू आर सेइंग कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट को बीट करते हैं उनके लिए जीरो सम गेम नहीं है, जो नहीं कर पाते उनके लिए है। कंडीशनल आंसर, व्हाट आई अंडरस्टूड। एक बार रिपीट करना व्हाट यू सेड। मेरा पॉइंट ये है कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट रिटर्न्स को बीट कर देते हैं, ओके, ठीक है, उनके लिए जीरो सम गेम नहीं है, करेक्ट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए जीरो सम गेम है, ऐसा बोल रहे exactly, because then your active and passive management are getting managed, because आप कितना लंबे कर पाओगे, that is the reality is that कि सिर्फ बहुत कम लोग कर पाते हैं, and that is how we feel that कि इंडियन में ऑप्शंस इतने प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, क्यों सिर्फ 2% लोग कमा पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग हॉरिजन में वी एज ए ट्रेडर हमने भी देखा निशांत, अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको स्टार्टिंग में गेन्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता जाता है हमको समझ आता है कि मार्केट का जो 12% निफ्टी का रिटर्न है, हम अपने कैपिटल को कमाना छोड़ो, हम उल्टा लॉस कर लेते हैं उस कैपिटल में। दैट व्हाट एग्जैक्टली इट। दैट इज, आई एम अग्रीइंग योर पॉइंट कि वो हो सकता है, बट मेरा बस पॉइंट ये समझने का कि मतलब ये 100% पूरे सभी लोगों के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, उसमें से कुछ लोगों के लिए जीरो सम गेम है और कुछ के लिए नहीं है, ऐसा मेरा पॉइंट है। यस, दैट्स व्हाट हमें स्टार्टिंग में हमने व्हाट व्हाट हिज नेम अच्छा, देयर वाज, हाँ, संतोष हैज हाईलाइटेड दिस इशू। नहीं, आई थिंक आपने जो अभी डेफिनेशन चेंज किया, प्रतीक ने बोला ना कि दिस इज बेसिकली यू आर सेइंग पैसिव इन्वेस्टमेंट बीट्स एक्टिव इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन आल्सो इट बीट्स बट लॉन्ग रन आल्सो, एंड यू आर टेकिंग दैट पैसिव इन्वेस्टमेंट इज something which is what we call as investor versus active investor is something which we call as a day trader, right? आप यही conclude कर रहे हो, isn't it? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। No, but If now, new, हाँ one second, Lashmi. हाँ No, हाँ but now I'm confused because the question Nishant asked that if a intraday trader is making money, उसके लिए zero sum game नहीं है, ओके, but whoever is losing उसके लिए zero sum game. यस, So I don't understand कि अगर how does profit and loss define the entire market? अगर मैं profit बना रहा हूँ तो मेरे लिए zero sum game नहीं है. But what if I earned 100 rupees and collectively 10 people lost 100 rupees? ठीक है। अब अभिनव, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसा एक सिनेरियो बनाते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, क्लियर कम्युनिटी ड्राइंग्स, क्लियर माय ड्राइंग्स, अच्छा फाइन, ठीक है, इधर भी चलेगा। सो ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ का स्टोरी लेते हैं। एक इंसान है, इसने फर्स्ट मंथ में 10% कमाया, ठीक है, और हमने निफ्टी का उस साल का हम उसके साथ मैच कर रहे परफॉर्मेंस, अज्यूम दिस इज 2023, निफ्टी ने 2023 में 6 मंथ में रिटर्न कमाया है 7%, ठीक है, दिस इज द सिंपल स्टोरी, यहां तक हमको समझ आ रहा है। सेकंड में वो कमाता है 5%, मैं मंथली रिटर्न की बात कर रहा हूँ, उसकी जो कैपिटल डिप्लॉयड थी उसमें वो 15% कमाता है, एज ऑन मैं नंबर्स नहीं फिल कर रहा, बट हम ये लेते हैं कि जब 6 मंथ का उसका एवरेज निकाला जाता है तो वो निफ्टी से 9% कमाता है, तो विच इज वी फील दैट ही हैज डन एक्टिवली ट्रेडिंग और वो मार्केट को बीट भी कर पाए। नाउ दिस 2% आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस कैन नॉट बी जीरो सम गेम, बिकॉज दिस फॉर्मूला सेज दैट कि अगर आप एक्टिवली फंड मैनेज कर रहे हो और आपने मार्केट रिटर्न को बीट कर दिया, देन यू आर नॉट अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट, यू आर बेसिकली टेकिंग द मार्केट टू द न्यू हॉरिजन। आप लॉन्ग रन में आप मार्केट के साथ अंडर बीट हो सकते हो, आपको लंबा टाइम जब जाएगा आप अंडर बीट आओगे तो आपके साथ जो आपका, मान लो इसको हम 6 मंथ को 7 कर देते, 8 और धीरे धीरे जब और जाएंगे एवरेज इसकी मैच कर जाएगी 7 to 7 निफ्टी के साथ, देन जो मैं रिटर्न कमा रहा हूं उतना ही मुझे मार्केट रिटर्न दे रही है, देन इट्स जीरो सम गेम। बट टिल नाउ अगर आप उस रिटर्न के ऊपर हो देन यू आर पॉजिटिव सम गेम, जब आप उस रिटर्न के नीचे हो, 7% से नीचे हो, 5%, 3% पे हो, देन यू आर अ नेगेटिव रिटर्न, आप नेगेटिव जीरो सम गेम पे हो। आपका जो 2-3% का जो मार्जिन है दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन, और वो मार्केट की पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड से आता है। That's what this formula tells about. Oh, but you're assuming that in the next
4 to 5 years, Nifty is only going to give 7% return. Nifty is also going to fluctuate. हाँ, अगर निफ्टी 10 दे देगी तो क्या मैं 10 ला पाऊंगा? दैट इज माई आंसर ना। अगर निफ्टी 10% देती है 2023 में, मैं अगर 10% के ऊपर आ जाता हूं, मैं 12% आता हूं, तो दिस 2%, दिस इज माई पॉजिटिव सम गेम। मैंने 2% किसी से कमा लिया है ये। लेकिन अगर मैं 10% से नीचे आता हूं, दिस इज माई नेगेटिव सम गेम, बिकॉज मैंने एक्टिवली भी मैनेज किया, मैंने फीस दी, मैंने ब्रोकरेज दिया, मैंने डेरिवेटिव की एसटीटी दिया, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू बीट द मार्केट। दिस इज अ नेगेटिव सम गेम। बट अगर मैं 10% ही कमा पाता हूं, जितना मार्केट ने मुझे दिया 10% पैसिवली, जितना मैंने कमाया, देन दिस इज अ जीरो सम गेम। So, but like, what is my understanding with respect to all of the discussion that equity market is zero sum game is circumstantial, right? अगर ऐसा होगा वो zero sum game है, ऐसा नहीं होगा तो नहीं है। Exactly my point. अच्छा, So तो मतलब I ऐसा I कुछ नहीं है। feel, yeah, Nishant, please complete. हाँ, like I am not able to like digest that point कि वो Yeah, हम लोग even when I did this thing in PPT, I was very skeptical कि मैं डालूं कि नहीं, because I know कि I am going to confuse the audience, but I really wanted to explore this kind of part, so that's why I want कि लोग different perspectives से एक बार सोचें। No, Okay, but my okay. question, Nishant, are you done with the question? और कुछ हाँ हाँ, बाकी है? done. I'm done. ये तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग सिंपल है कि अगर कोई भी एक स्टॉक के सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, उससे ज्यादा तो ट्रेड नहीं होंगे, Yes, okay, राइट? अब उसी, लेट्स से टोटल शेयर्स इज 100, अगर मैंने 90% अक्वायर कर लिए, बाकी okay, बच गए 10%, अब टोटल 100 से ज्यादा एक्सीड तो नहीं होने वाले ना शेयर्स। exactly नहीं करेंगे। तो कमिंग बैक टू योर सेम एग्जांपल, ये पोकर वाला एग्जांपल जो तूने लिया, दैट 100 पीपल, 10 people came and they invested together, total pot was 1000 rupees, and pot 1000 में से rupees, 100 is the fees। तो मेरा पॉइंट yes, यही है कि 1000 से ज्यादा तो कोई ना कमा सकता है। नहीं कमा सकता, Hmm. exactly। तो सेम एग्जांपल, अगर मार्केट में शेयर्स ही इतने अवेलेबल है, तो इससे ज्यादा कोई ट्रेड करेगा ही नहीं ना। हम रिटर्न्स या मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, 100 शेयर्स है, 100 शेयर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब प्रॉफिट के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि अब जीरो सम गेम का बाय नेचर डेफिनेशन ये है कि अगर मैंने पैसा बनाया तो तूने पैसा गवाया, Exactly, exactly, राइट? yes। तो बस यही अभी इस पे ऐड, हाँ, बोल बोल। तो अगर लेट सपोज कि आउट ऑफ 100 शेयर्स, उस 100 शेयर्स का टोटल वैल्यू एज ऑफ नाउ इज 10,000 रुपीज। यस, ऑफ कोर्स बीइंग गिवन दैट वो मेरा जो 10,000 वर्थ का जो शेयर है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, बिकॉज ऑफ द स्पेक्यूलेटिंग नेचर, या कोई भी ज्यादा इनफ्लो डाल रहा है, आउटफ्लो ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। यस, बट एक सर्टेन मार्केट कैप से ज्यादा तो वो जा ही नहीं सकता ना, अनलेस एंड बिल्कुल अनटिल द प्रमोटर्स डोंट ऑफलोड मोर शेयर। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए तो ये जीरो सम गेम ही है ना, एक अमाउंट के ऊपर तो मैं इसको ना पैसा बना सकता हूँ ना गवा सकता हूँ, पैसा उतना ही गवाऊंगा जो मैंने लगाया है। सो सी अभिनव, इसमें व्हेन यू सी दिस एग्जांपल ना, इसमें यहाँ पर बोलते हैं कि हम एक मनी से दूसरी मनी ट्रांसफर हो रही है, एक्टिव मनी पैसिवली ट्रांसफर हो रही है, पैसिव मनी एक्टिव में ट्रांसफर हो रही है, इन दोनों के बीच में गेम बन रही है। जब हम एक्टिवली और पैसिव को मैनेज कर दे रहे हैं, देन वी आर सिटिंग एट अ जीरो सम गेम। जब एक्टिवली बीट कर दे रहा है पैसिव को, देन यू आर पॉजिटिव सम गेम। जब पैसिवली मार्केट को मतलब एक्टिव नहीं बीट कर पा रहा है, देन इट्स अ नेगेटिव गेम। हम यहाँ पर शेयर्स को क्लब करेंगे, देन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। माय सिंपल एग्जांपल इज दैट कि अगर आप मार्केट को बीट करना चाहते हो, देयर इज दिस मनी फ्लोज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव पीपल। अगर हम देखें ये पूरी मार्केट्स क्या है, एफएफआईज है, डीआईज है, फंड मैनेजर है, पीएमएस है, बिग पीपल इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ मनी फ्लोज फ्रॉम। मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूं, मैंने सिर्फ टाटा में स्टॉक डाला है, मेरा पैसा, अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो मार्केट को बीट कर सका है, तो ये फॉर्मूला ये जूम करता है कि आपका जो जो वो कमा के गया है, मार्केट को बीट करके गया है, दिस इज ही इज एबल टू डू इट फ्रॉम एक्टिव इन्वेस्टमेंट। उसने अपनी स्ट्रेटजी डेवलप की, इसने नई तरीके से ट्रेड किया, जिस भी वे से ट्रेड किया, देन दिस इज अ पॉजिटिव सम गेम फॉर हिम। अगर वो नहीं कर पाया तो वो दोनों मैच कर जाएंगे ना, बिकॉज मैंने भी तो उतना रिटर्न कमाया, उसने भी इतना रिटर्न कमाया, बल्कि उसने तो नेगेटिव किया, उसने तो फीस, उसको ट्रेड करने के लिए उसने बहुत लोगों को डिप्लॉय किया, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया।
So this is, अब हम इसको अगर कंफ्यूज करेंगे बहुत सिनेरियो, so then there is a lot of different scenario. My simple is that money flows from active to passive people, and अगर इन तीन फ्लो के बीच में डिफरेंसेस आ रहा है, मैच कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, ग्रेटर आ रहा है, then there are three scenarios sitting on these things. That simple as that. हम इसको और कंफ्यूज करेंगे तो और इसमें एडिशन आ जाएगा आई गेस. नहीं, बट एज यू सेड कि अगर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग, नॉर्मल जो तूने एग्जांपल दिया निफ्टी ईटीएफ का, यस. तो यार अगर ईटीएफ में भी कोई अगर एसआईपी करेगा या लमसम भी करेगा, तो इवन ही हैज टू इनकर्ड सेवरल कॉस्ट. नहीं, so अब सी पैसिव बेसिकली जर्नल बाय नेचर, यू कैन ट्रेड एनी पैसिव फंड, लाइक खुद ही बाय कर लो, दिस इज पैसिव फॉर मी. ईटीएफ के अंदर सिप इज देन, अब इंडियन में मेरा बस सिंपल से कहने का मतलब एनीथिंग दैट यू हैव नॉट पुटिंग एफर्ट्स कम्स अंडर पैसिव इन्वेस्टमेंट. लाइक आपने एफर्ट्स नहीं डाला, यू जस्ट पुट योर मनी एंड यू आर सिटिंग विद द मनी कि अब पैसा मैं 5-6 साल बाद देखूंगा. दैट इज व्हाट आई मीन बाय पैसिव इन्वेस्टमेंट. यू आर नॉट डेलिबरेटिंग पुटिंग एफर्ट्स मनी इनटू दिस while for trading this. This is a simple definition of passive. नहीं, वो मैं समझ गया द डेफिनेशन ऑफ पैसिव, बट अगर कोई एसआईपी भी कर रहा है उसमें तो उसको कुछ एफर्ट नहीं डालना ना. ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकता है. Yes, but अगर वो SIP कर रहा है तो SIP कौन मैनेज कर रहा है? This mutual funds are managing ना, and they are charging for it. Then this comes in active because that SIP का जो पैसा है वो तो कोई एक्टिवली मैनेज कर रहा है ना. सी कोटा, अब मेरा SIP का पैसा जा नहीं कहाँ रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं. तू तू समझ कि अगर निफ्टी का ईटीएफ हर एक ब्रोकर के पास अवेलेबल है, मैं तो उसमें एसआईपी करूंगा. अच्छा. अब जब मेरा पॉइंट ये है कि जब उसमें भी जब एसआईपी करेंगे तो मेरे को भी एक्सपेंस रेशियो पे करना है, मेरे को भी ब्रोकरेज पे करनी है. जब मैं क्लियर करूंगा तो मुझे भी टैक्सेस दे. तो इन अ वे दो एक्टिव और पैसिव दोनों में चैलेंजेस तो है ही, मैं ये मना नहीं कर रहा. पर तू जो बोल नहीं, रहा है अभी कि एक्टिव में फीस, मेरे को जो परफॉर्मेंस फीस लगती है वो सेम सिमिलर कॉस्ट पैसिव में भी है. Yeah, can I add something? I think if you guys will let me add, I can add a little more. या संतोष. Yeah, basically एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन डिफरेंस ये होता है कि यू जस्ट पुट द मनी वंस नाउ एंड टेक इट आउट आफ्टर 5 years, राइट? तो आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, कोई कॉस्ट नहीं किया अदर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इनिशियल जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आया वो पैसिव हो गया. एक्टिव हो गया, आप उसको कंटिन्यूअसली बाय एंड सेल करते रहे हो, कंटिन्यूअसली रीबैलेंस करते रहे हो, तो आपके कॉस्ट जो इनकर्ड है वो ज्यादा हो जाएंगे. दैट इज व्हाट अभिषेक वाज ट्राइंग टू explain. Exactly संतोष, exactly. डेफिनेशनली पैसिव मतलब आपने बस खरीद लिया, रख दिया. वेदर यू डिड SIP, यू डू MF, यू डू वेदर यू गिव इट टू क्या कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यू आर नॉट टचिंग इट फॉर 5 years. ओके, तो बेसिकली आप बाय डेफिनेशन आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई ब्रोकरेज चार्ज, एक्सपेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं इनकर किए. बट somebody who is actively managing it has to pick this stock over that stock or sell this, balance this, rebalance this. उस टाइम में उसके कॉस्ट इनकर होंगे. एंड दैट this thing is showing that over 15 years 92% of the active managers have underperformed the passive managers. That's all it is saying. But cost will incur in the both cases, even if these active or passive. नहीं, सी निशांत, वी नीड टू गेट आउट फ्रॉम दिस कि हम कितना 1-2% की बात करें. जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल. एक्टिव फंड्स कम विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ बाइंग पावर्स, लॉट ऑफ ह्यूमन पावर्स considering these I got it. strategies. I am not debating on the definition of the active and passive. I am not debating on that part. Okay, you guys carry on. Continue with your question. मुझे एक क्वेश्चन था, नॉट टू पर्टिकुलरली फ्रॉम अभिषेक, जस्ट अ नॉर्मल. जैसे हम कह रहे कि जो एग्जांपल अभिषेक ने दिया था कि एक मार्केट रिटर्न हो गया 10% और एक्टिव ट्रेडर अगर 10% बना रहा है तो इट इज नॉट अ जीरो सम गेम, राइट अभिषेक? बट अगर वो हाँ अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे पैसिव लाइक जो मार्केट रिटर्न है, दैट मीन्स पैसिव रिटर्न जो है और एक्टिव रिटर्न्स कम है बिकॉज कि उसने अंडर परफॉर्म किया है, तो वो उस टाइम पे जीरो सम गेम होगा. एम आई राइट? Yes. हाँ, बट जब आउट परफॉर्म कर रहा है एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट कम है,
मतलब लेट्स से 10 है और आउट परफॉर्म कर कर एक्टिव इन्वेस्टमेंट 2% है, तो वो एक्स्ट्रा No. 2% फिर उस केस में वो जीरो सम गेम नहीं होगा, बिकॉज पैसिव वाला तो Then कम आ no रहा no. है एक्टिव। नहीं Then yeah. पर वैसे ही अंडर परफॉर्मिंग भी उतना ही हो गया ना लक्ष्मी। so let Lakshmi, me. he is taking the average of all the active participants. ओके He's not Right. saying okay, there are some active participants that are better than the others, and those are not playing the zero sum game. He's saying the overall market is a zero sum game. Around सर की आवाज And चली गई। नहीं यही है, आवाज कहाँ जा रही है? चली Lakshmi, गई क्या? adding to this. नहीं सर, आ रही है आवाज आ रही है आपकी। हेलो, इज एम ऑडिबल? Yeah. यस हाँ। Yeah, you're audible. तो लक्ष्मी, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तुमने सुना होगा जेन स्ट्रीट नाम की कंपनी है, इंडिया से अभी 6,786 करोड़ कमा के गई है। ये सेबी का डेटा है। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव परफॉर्मेंस। एक कंपनी है डेरिवेटिव्स की, वो हमारे इंडियन मार्केट से कमा के गई इतना पैसा। हाउ दे आर एबल टू डू दैट? दे आर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स। सो वहां पर ये एक्टिव परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि कुछ हम जैसे ट्रेडर्स थे जो ट्रेड कर रहे थे, बट दे आर टेकन मनी फ्रॉम दिस। दिस इज अ पॉजिटिव सम गेम, बिकॉज नाउ दे हैव not only beat the market, they have earned very good return, but they are earning from whose parties? The people who are trading like us. That is, I mean to say, there is a 3 segregation of these points. That's simple enough. नहीं, पर ठीक है? अभिषेक जैसे कि as you said कि वो हमसे कमा के गई, right? You said. Yes. So the point is कि let's say उसने 50,000 करोड़ बनाया, example, right? Okay. Mm-hmm. तो क्या 50,000 करोड़ इंडियन रिटेलर्स ने खोया? Then it would be the zero sum game. अगर Exactly. 50 खोया है तो नहीं है ना? नहीं No. go ahead Abhishek. नहीं सर, आप बोलिए। मैं नहीं हाँ go ahead. I know you'll handle it, so go ahead. या सो निशांत, मैं क्या देखो, फॉर एग्जांपल, अब एग्जैक्ट एग्जांपल लेते हैं। जेन स्ट्रीट ने 6,000 करोड़ रुपीस कमाए, तो सेबी ने ऐसा नहीं बोला कि रिटेलर्स ने लूज किए। माई सिंपल एज दैट, हम 2 लोगों को बीट करें। एक सोचो रिटेलर्स हैं, एक है बिग कंपनी। हम बात कर रहे हैं वो जो पैसा ले जा पाए बिकॉज दे आर एबल टू बीट द मार्केट। अब बीट द मार्केट यही नहीं होता है हमेशा कि आपने निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया, सो हम जेन स्ट्रीट ने 14% कमा दिया। दिस इज नॉट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बीटिंग द मार्केट। देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ बीटिंग द मार्केट, जहां पर जेन स्ट्रीट ने मार्केट को कैसे बीट किया? दे आर एबल टू पुल मनी फ्रॉम रिटेलर्स। दिस इज आल्सो, यू आर आल्सो एबल टू हैंडल, आप लोगों को मैनिपुलेशन करें। आपने जिस तरह ऑप्शंस के बहुत मैनिपुलेटेड होते हैं, 2 रुपए के ऑप्शन 100 रुपए में पड़ जाते हैं। सो दे आर बेसिकली, बिकॉज सिंस दे आर हैंडलिंग सच अ ह्यूज सॉफ्टवेयर, एक्टिवली मैनेज कर रहे थे, वो मार्केट को बीट तो कर ही पाते, लेकिन वो जो पैसा रिटेलर्स लूज कर रहे थे वो सारा वहां से पैसा ले लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज एक्टिव रिटर्न। उन्होंने बहुत हाईली जिसी भी टेक्नोलॉजी से डेवलप करके रिटर्न लिया। दैट सिंपल इज एनफ। Okay, Abhishek. I know there's a lot of question in this, but still fine. ठीक है अभिनव, See, the point is, I think Abhishek just redefined zero sum game. And with the new definition, he is calling anybody who beats the market as winners and anybody who's performing below the market as losers. yes. Now, you could be making 7% while the market is giving you 12%. But in the definition of Abhishek, the guy who's making 9% while the market is making 12% is a loser. Exactly. Yeah. But sir, even though with this definition, okay, no problem, sir, no problem. अरे go ahead Nishant, go ahead, please ask. And my point is, even though what sir says is the exactly what you are saying, right, Abhishek? Yes. But point ये है कि बनाया तो दोनों है ना। My point is बनाया तो दोनों ने है। मेरा point ये है बस, और कुछ नहीं। निशांत ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, हम एवरेजिंग ले रहे दोनों साइड से कि अगर किसी ने 14%, लेट जैसे किसी ने 14% ज्यादा रिटर्न बनाया तो हमें ऐसे भी मिलेगा ना जिसने उतना अंडर परफॉर्म किया है। देयर आर फंड्स Now, अभी we are reaching the point where we have to agree to disagree.
भैया उसने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है, तो अभी भी ओल्ड डेफिनेशन के पीछे जा रहा है, राइट? वी आर Got it, स्टिल sir. टॉकिंग अबाउट दोनों ने बनाया है, Hmm. उसने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, Yes, Nishant, राइट? yes. Got it, sir. Got it. देयर Clear, इज sir. नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दोनों ने बनाया anymore, Yes. Okay. Got it, sir. ठीक है? So, yeah, over to आगे बढ़े, Abhinav. इसके Yeah, बाद over भी to. कोई स्लाइड है कि नहीं? No, sir. Now I'll ask. Give Abhinav a chance to ask a question. अच्छा, Abhinav, okay. Screen दिख रहा है? Yep. Yes. So as I said, Abhishek, in the beginning, that for me, why equity, especially equity markets, are not a zero sum game, because we talked about futures and options, right? Key futures and options कैसे zero sum game है. But in case of stock investing, we have seen कि अगर मेरा stock बढ़ रहा है, not just अगर मेरा stock बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, even though I'm holding the stock, let's say for 5 years, as Santosh said, that the definition of passive investing, तो मुझे dividends भी मिल रहे हैं. And not just dividends मिल रहे हैं. Along with that, we have seen historically that it is the stock specifically and the entire market has been creating value in terms of corporate earnings, which has lifted historically many indexes. We have seen S&P 500, we have also seen FTSE, we have also seen our own market, that is Nifty 50. So all of these has been created by the net wealth beyond the transactional gains, whatever you were talking about, that how much, if somebody has beaten the market, for him it is a positive game. It is, he has basically won, right? वो जीता है, बाकी सब हारे हैं. But beyond all these transactional gains, they have failed to create any kind of wealth or failed to create any kind of value for the country. Okay. Now let me show you that how equity markets fuel the economy. See, we have seen that, as I said, corporate earnings. Even if you're holding a stock for, let's say, 1 year, we have seen that mostly all of the stocks are good dividend giving companies, and they boost our earnings as well, right? So apart from that, I also have a data where it has shown that the lower or the middle income countries, which have a doubling of market cap, its GDP has increased within 2 quarters. I'll also show you the example of those countries. But as I said, that how wealth and value is being created by diversification and rising of assets. We all know कि अगर asset का price rise होने वाला है, तो even whatever the value I have invested, let's say 1 lakh rupees I have invested, my investment value is also going to be increased. Now here are the examples of the countries which I was talking about. First is India. From the start of 2003, our India was in the lower middle segment, and after that we have seen in a upper middle income. What I mean to say is that during 2003 and 2005, our capital inflows has been increasing. So our GDP growth surged from 5.5 to 8.5% by 2006. Why? Because our market cap nearly doubled between this time, that is 2003 and 2005. Next country is Vietnam. It is still a lower middle income country, but between 2016 and 18, their stock market cap rose by more than 50%, and their GDP has been constantly growing by 7% in the late 2018. Similar case is with Nigeria also. Same in 2008, they had a rapid stock market upside where their market cap was double. So what I mean to say is every time the market cap has doubled, the GDP growth has been increasing. So this clearly proves that how market cap and how stocks, which have been creating wealth and value for the country, how it has directly contributed for the betterment of the country.
So Abhishek, Abhinav, right? Yeah. Anyways, GDP has a component of investment, right? So if the stock market investment increases, the GDP will rise, correct? Yeah. So my question is, you said about dividends, correct? So Yeah. dividends come from the profit of the company, Yeah. right? So what has that to do with the stock rise in the stock price? So I'm saying that if the stock price has given a good return over the years, you'll obviously receive dividend. But there are times when the stock doesn't perform. But in that case, the same example of active and passive. If you have held the share, not now, but थोड़े time के बाद you are going to see some kind of gain. Once the stock starts performing, once the business starts doing good, you're anyway going to receive the dividend. Um, I'll like to contradict. What about the stocks that have gone down? I mean, Gensol Engineering का example is a very recent example. We have seen how that has dipped. कोई problems नहीं थी, कोई ऐसे signs नहीं थे. At least for retail customers, everything was good. Was Yes, was kind of. wa- was Gensol engineering the part of the index? No, but If you are a passive investor, your statement that कि आप अगर कोई भी एक स्टॉक लोगे वो डबल तो होगा ही आगे जाके if you don't do anything, but that doesn't hold correct. नहीं मैंने तो ऐसा बोला नहीं डबल होगा. हाँ तो इंडेक्स तो फिर उस हिसाब से जो इंडेक्स हमारा 2000 में चालू हुआ था उसमें कभी स्टॉक्स चेंज ही नहीं होते ना. वो स्टॉक्स भी चेंज हुए कि द स्टॉक्स हैव बीन आउट ऑफ इंडेक्स. Yeah. तो मेकिंग दिस स्टेटमेंट इजंट इट टू बोल्ड in active perspective, not passive. Do you actively manage your portfolio? Hmm. Are you beating the market? You are talking about my portfolio personally? Yeah. Yeah, You are yeah. saying you want me to differentiate between active or passive, or you want to? No. I want you just said a statement ना कि कोई स्टॉक जो भी आप स्टॉक लोगे वो कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही. How can you? Yeah. The statement I said that because in my head, I personally feel that a retail trader becomes a retail trader because he or she knows what stock they are picking and they know how to invest in their stock. They have certain amount of confidence in that stock. But then no one would have lost the money. I mean, I'm I'm not just contradicting I'm not it. talking about people losing money or people not losing money. I am directly stating that in this slide, what I mean to say is that whenever the market cap has doubled, our GDP has done good. So in But order to okay, in this same slide, if you see Nigeria ka example, even in that you have told that the market cap has doubled, which has also coincided with high GDP, but the middle class still stays lower middle class income. मतलब, then how is that corroborating with your fact? middle class, क्वेश्चन रिपीट कर, क्वेश्चन समझ नहीं है. देख इसमें जो तूने बताया कि नाइजीरिया में भी अगर हम देखें तो मार्केट कैप डबल हुआ है जो कि इंडिया में भी हुआ है और इसमें भी जीडीपी का ग्रोथ हाई हुआ है बट इधर लोग फिर भी लोअर मिडिल क्लास है बट इंडिया में इट इज गोइंग टू लोअर टू अपर मिडिल क्लास तो बेटर परफॉर्मिंग मार्केट doesn't really tell you कि GDP is getting better. I don't understand your question. You are saying that if the stock market is doing good, there should be no impact or there would be no impact on the GDP. It doesn't necessarily has to be impacted on GDP, no. मार्केट अच्छा चल रहा है जरूरी नहीं है ना कि जीडीपी पे भी इम्पैक्ट करेगा. No, I'll tell you what. He meant actually in Nigeria, there are lower middle income people, right? And in both the countries, India and Nigeria, okay, India, the people have moved from lower middle class to upper middle class, right? Upper middle income.
But in Nigeria, there's a lower middle income. Even in both the cases, the stock market is doubled, and there's a higher GDP in both the cases. The condition is similar, but still people are lower middle income in Nigeria, and In in India, it's Nigeria. upper middle income. That is what she means. You got the question now, right? Adrian just answered your question. That in both the conditions, when India's GDP moved from 5.5 to 8.5, Indian people moved from lower middle to upper middle. But later on, the same thing happened in Nigeria. The people are still staying in the lower middle. Here, I'm not talking about the condition of the people. I'm just trying to state the fact that whatever it is written in the article, that whenever there was a market boom and the market cap doubled in Nigeria in 2008, it coincided with the higher GDP growth. So you are telling that they are interlinked. But then how is it is linked to zero sum game? मैं तो बोल रहा हूँ ना, equities are not a zero sum game because they create value and wealth. Doubling of market cap is creating wealth. More and more people are investing in the market. That is why the GDP is going higher. Okay. Yeah, Abhishek, any questions? Yep. So, Abhinav, you said that with the time passage, जब हम एक स्टॉक होल्ड करेंगे हमको डिविडेंड्स मिलेगा, अर्निंग ग्रोथ मिले, कैपिटल गेन्स मिलेगा और हमारे धीरे धीरे ओवर टाइम वेल्थ क्रिएशन होती है एंड दिस इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली हैपेंस. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू सेड. Yeah. ठीक है. सो आई डू टोटली एग्री ऑन दैट पार्ट. यस, स्टॉक मार्केट पॉजिटिव सम गेम है. अगर आपने जस्ट मेरे पास एक वन ऑफ द एग्जांपल अभी ना कि 1990 में आप अगर आप S&P में 10,000 इन्वेस्ट किए होते और हम ये जूम करते कि डिविडेंड री इन्वेस्टेड हो रहे हैं तो 2025 में मेरे पास $1,70,000 होते. सो यू हैव क्रिएटेड योर वेल्थ. डेफिनेटली जब आप ये आपने इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना टैक्सेस एंड ऑल दैट वी हैव आल्सो पुट, बट the answers remains the same because why the stock market is able to give the positive, we treat as a positive sum because वहां पर value creation हो रही है. Like there are like new companies are getting open, the companies are making profit, that's why they are giving dividends, they are also giving earning growth on that part. So I totally agree on that part. Yes, with the time passage, equity market becomes a positive sum game, and it really help in company growth also, like company growth, country growth, GDP also expansions with the time passage. Yes, and especially there may be some argument, okay fine, कि इंडिया का जो मार्केट बढ़ी तो लोगों का वेल्थ क्यों नहीं बढ़ी? because the simple analogy is very simple. The people who have put the money back in 90s or maybe in any point of time and they waited for 10-15 hours, they have definitely created the wealth. There is no point of that. I have seen lot of people even have beat the market in a very easy manner. निफ्टी ने 10-12% दिए हैं लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो 30-40-50% पे भी ट्रेड कर रहे हैं. So yes, I totally agree on that part. This is the positive sum games if you have hold it for longer horizon because the value created from companies, growth, employees, all this taken into consideration. So Abhishek, just to summarize, Yes. so you mean that whenever companies give dividends, okay, the investors invested back in the stock market. Some investors, okay, Yeah, and it is that's the up to reason, Mhm. and that's the reason there is a rise in the stock market. Correct? No, That's no, what no, it's a no, I positive. did. uh, No, I volume. did. No, no. So early we know that कि हम एक्टिव और पैसिव का समझ रहे थे कि मैंने 8% कमाया, मार्केट ने 12% कमाया, ये जो 4% का गैप है ये पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है. बट जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं और मैंने 90 में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और अब मैं 2025 में आ गया और वो स्टॉक मेरा ऑलमोस्ट 1000% रिटर्न दे रहा है. सो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ कि किसी ने मार्केट को बीट कर लिया. दिस इज द ओनली रीजन कि कंपनी जब 1990 में थी उसके प्रॉफिट से जूम करो 100 करोड़. नाउ
कंपनी ने एक्सपेंशन किया, कंट्री में जाके टैक्सेस दिया, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिया, दे हैव स्टार्टेड रिक्रूटेड पीपल, एम्प्लॉयज बना, जब उन्होंने प्रॉफिट्स किए तो उन लोगों को डिविडेंड्स दिए, उनकी कैपिटल गेन्स बढ़े, उस कंपनी ने कैपिटल गेन टैक्सेस दिए गवर्नमेंट को, एंड ऑल दिस सर्कल्स रिवॉल्व्स अराउंड, एंड ये सब चीजें होती हैं जब गवर्नमेंट को टैक्सेस आएगा, गवर्नमेंट और इन्वेस्ट करेगा अपनी कंट्री में, विद दीज टू थिंग्स वेल्थ क्रिएशन होगी। मेरी अगर मान लो मैंने 1990 में वेल्थ क्रिएट, मैंने स्टॉक में डाला, मैं 2025 में मेरे पास खूब सारा पैसा, बिकॉज आई पुट मनी ऑन दैट एट दैट टाइम, तो वेल्थ क्रिएशन भी हो, और इस रीजन की वजह से सिंस आई पुट मनी ऑन दैट कंपनी, और कंपनी ने साथ में ग्रो किया है, वो मेरे साथ जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, मेरा जो वेल्थ क्रिएशन भी बढ़ती गई बिकॉज ऑफ स्टॉक के साथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हुआ। दिस इज अ सर्कल, दिस इज हाउ एक्चुअली सर्कल्स हैपेंस, कि मेरा पैसा इन कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी कमा रही है, मुझे वापस दे रही है, कंपनी टैक्सेस दे रही है, गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, सो दिस इज अ वीसियस सर्कल ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड, इट्स Okay, नॉट so नॉट that's how the money enters the stock market also. Correct? एग्जैक्टली दिस, Leaves एंड from the stock market. हाँ, और ये मनी कमाने के लिए मुझे किसी से ये नहीं लेना पड़ेगा कि यार इसने 12% कमाया था, मैं 7%, तो इसलिए मेरे को 5% का जो नेट रिजल्ट है इसलिए मैं कमा रहा हूँ। ये मनी मैंने इसलिए कमाई क्योंकि मेरे साथ वो कंपनी भी ग्रो की, उसने प्रॉफिट कमाया, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, उसने गवर्नमेंट को पैसे दिए, गवर्नमेंट ने द्वारा पैसा कंट्री में डाला, और कंट्री का पैसा द्वारा कंपनी में आया। दिस इज द प्रोसेस, और दिस इज द रीजन मैं उस वेल्थ क्रिएशन के साथ, टाइम पैसेज के साथ पैसा कमाया, नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल हु हैव actively trade in the market. That's simple game. Yeah, Abhinav, you have anything? Yeah, I just wanted to highlight one point that let's say there are 252 trading days in a day, in a year, sorry. So will it be safe to say that if some days are negative and the negative days are higher than my positive days, it won't be called as a zero-sum game? Won't be called as a zero-sum game. Like as simple as that कि 300 दिन में मैंने 200 डेज कमाया और 100 डेज लूज किया. So now you're नहीं saying नहीं, कि तुमने नहीं, market has been out of let's say 300 days, 150 Okay. days, 140 days were negative, rest 160 days were the other. तो क्या वो Okay. zero sum game हुआ नहीं हुआ? What is your thought on that? I need to think on that part. Till then, it's open for everybody to think, guys. So here is what I was talking about, that I have bifurcated the entire data into 3 segments: months, weeks, and days. First, let's talk about months. That from 2000 to 2025, out of 300 months, market has been positive for 173 months, and the rest were negative. Also, depending on the value of the Nifty, or yeah, for this example, I have taken Nifty. So of course, the value of Nifty would vary, but on the broader picture, if 173 days are positive and 173 months are positive and the rest are negative, personally, I don't think so that it is a zero-sum game. Okay. Similar case is for the weeks also and for the days also. So my entire point here is, if the equity market was a zero-sum game, then the stock or the index shouldn't move at all. As I said earlier, कि अगर 100 shares ही available है market में, given the fact that the promoter doesn't offload more shares, तो फिर वो same ही shares circulate होते रहेंगे if equity market was a zero-sum game. Abhinav, one question in this part. Uh-huh. You said the price of the stock will never change, correct? Is that correct what I heard?
if the stock price doesn't change, and if the number of shares which are available in the market also doesn't change. Mhm. Yeah. Okay. So ask the question. Okay. So what if the shares are limited, correct? Say there's just 100 shares in the stock market. Mhm. Okay, fixed number of shares. Yeah. The price of the stock is say whatever is the current price of the stock. But if there's a good demand for the share and the buyer is ready to buy more shares, is ready to pay a higher price, then that will change the price of the stock. Right? Yeah. Correct, right? Depends on demand and supply. Yeah. So So that will affect the price, right? Means, uh-huh. what is my understanding? Like there will be a change in the price. Whatever the price of the stock, it will increase. If the buyer is willing to pay a higher price for the stock, buy more whatever shares. the Yeah. current price. Yeah. Correct, no? That is the thing. लूंगा कार में पहले Yeah, Nishant. यार बट Yes, निशांत कुछ Nishant. बोल रहा था. I guess he by mistakenly switch on his mic. Okay. I have a same point to make with your graphs, what you have shown. So yeah, I totally agree. These positive days when the indexes move forward, 15 से 20,000 गया, 20 से 25 गया, there's definitely a value creation happens. हमने देखा है कि HDFC के रिजल्ट्स बड़े आए हैं. हमने आज तक SBI का सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा है 33,000 करोड़, 63,000 करोड़. डेफिनेटली 2014 से अगर हम देखें, आई एम नॉट 2000 से भी हम सेम मैटर करें, तो इट्स नॉट अबाउट इंडेक्स हैज मूव. हमारे कंपनीज के जो आज से एसबीआई का हमको स्टिल याद है 2012 में एसबीआई बैंक है जो हमारा काफी बड़ा बैंक है, बिकॉज ऑल लॉट ऑफ कंज्यूमर हैव अकाउंट इन दैट. उसका प्रॉफिट आता था 33,000 और 34,000 करोड़. नाउ हम द टाइम हैज कम कि एसबीआई का प्रॉफिट आता है 64,000 करोड़. सो यस, डेफिनेटली हमारा जो पॉइंट था कि जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, वो और टैक्सेस देते हैं, वैल्यू क्रिएशन होती है, और उसी तरह इंडेक्स मूव करता रहता है. दैट्स द ओनली रीजन हमने देखा है कि ये इट्स नॉट अ जीरो सम गेम. बिकॉज अगर आप बोल दो कि सिर्फ मैंने कमाया इसलिए क्योंकि किसी ने लॉस किया और ये पैसा कहीं उस लॉस वाले मनी से आया, इट इज नॉट द केस. बिकॉज यू आर एबल टू अर्न बिकॉज कंपनी हैज एक्चुअली ग्रोन फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो या. Yeah. Yeah, Abhinav, you can continue with that. Yeah. So in my opinion, if we talk about the entire market as a whole, not just selecting one or two stocks based on whatever the idiosyncratic risk they have been into, I personally feel that the equity markets are not a zero-sum game. Of course, if you say the entire stock market, that becomes a whole different story, because as I said earlier, key stock market में बाकी सारे segments भी है. But in case of equity, in the longer run, equities are not a zero-sum game, according to me. That was my conclusion. Because as we have seen that as businesses grow, the company grows, and also the economies also expand. So there are chance for small investors who can make more returns for not on the yeah. So for in the longer run, for me to make money, it is not necessary that other 10 people have to lose. So that is why the equity markets are not a zero-sum game, especially for me. Yeah, Abhinav, let me also conclude. So if you can share your screen. Yes. So my conclusion is very much similar to Abhinav, but since we started with a new approach of zero sum game, so सबसे पहले तो easy समझते हैं guys. ये तो हम अभिनव ने भी यही बोला कि इक्विटी स्टॉक जब हम बाय करेंगे, जिस तरह हम एसटीएम पे बाय करते हैं, हम उसको बाय करके हम उसके बाद, तो इट्स अ पॉजिटिव सम गेम, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम. बिकॉज हमने अभी समझा कि जिस तरह हम एग्जांपल लेके एसबीआई का प्रॉफिट आता था 33
करोड़, उसके बाद आज 63,000 करोड़ पे आ गई एसबीआई। सो सिंस द कंपनीज हैज ग्रोन, जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल मैंने एसबीआई का लिया, जिस तरह कंपनीज ग्रो करती है इकोनॉमी भी ग्रो करती है, बिकॉज मैंने बताया वो टैक्सेस पे करती है, कैपिटल गेन्स आता है, डिविडेंड्स आते हैं, इन्वेस्टर ग्रो करता है, देन इट्स अ पॉजिटिव सम गेम, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। बट अगेन अगर हम दोबारा उस फॉर्मूले पे आते हैं, अगर एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, लाइक एक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रही है, इट्स अ जीरो सम गेम आफ्टर फीस, लाइक वी हैव अंडरस्टैंड एंड वी हैव प्रूव्ड विद द शार्पे प्रूफ, जो 1991 में एक फॉर्मूला आया था। आप इसको और भी इस शार्पे फॉर्मूलास को इफ यू पुट ऑन नेट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, इसके और फर्दर एग्जांपल्स हैं, बट माय टेक इज वेरी सिंपल। अगर कोई एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू बीट द मार्केट, इट इज अ नेगेटिव सम गेम। इफ दे आर their returns are matching with market, like 10% उन्होंने कमाया और 10% मार्केट ने कमाया, then it's a zero sum game। एंड अगर वो मार्केट को बीट कर पा रहे हैं, जस्ट लाइक द जैन स्ट्रीट एग्जांपल हमने देखा, जो अभी रिसेंटली एक फॉरेन कंपनी थी आई थी और वो 6,300 करोड़ कमा के गए। सो देन इट्स अ पॉजिटिव सम गेम, बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्टवेयर एफर्ट्स, देयर हाईली टेक्नोलॉजिकल लेवल्स, और उनकी जो टीम थी उनकी कंप्लाइज की, दे आर मेड इट लाइक हैपेंस। सो वो जो माना, जो पॉजिटिव, जो उन्होंने मान लो एग्ज्यूम करो कि उन्होंने 22% रिटर्न कमाया, दीज 12% एक्स्ट्रा रिटर्न, एग्ज्यूम करो कि निफ्टी में 10% रिटर्न है, they have taken it from the people, then I call this as negative sum, positive sum game, because अब वो जीरो सम गेम इसलिए हो जा रही क्योंकि उन्होंने जो पैसा कमाया वो किसी और के जेब से कमाया। रिटेलर्स हैज लूज दैट मनी एंड दैट्स व्हाई द रीजन दे आर एबल टू अर्न द मनी। सो हम टू एक्सपेक्ट्स है, सो आई टोटली बिलीव इन दिस इज द स्टेट, दिस इज नेवर अ जीरो सम गेम, बिकॉज हम देख रहे हैं कंपनीज धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बट वंस यू लिटिल ट्वीक विद योर इन्वेस्टिंग स्टाइल, आप बार बार बाई सेल कर रहे हो, एंड आप अपनी स्ट्रेटजीज रन करते हो एंड यू आर नॉट होल्डिंग द स्टॉक्स, देन इट्स डेफिनेटली a three case scenarios for you. So that's my conclusion. So Any Abhishek, doubt? just to conclude, you Hmm. mean trading is a zero sum game, investing is not a zero sum, it's a positive sum game. नो नो, सी अगर हम ऐसा मानते हैं तो इस फॉर्मूले में फिर हम डेरिवेशन गलत कर देंगे, क्योंकि अगर जैसे जैन स्ट्रीट ने बीट कर दिया तो दे आर एक्चुअली बेसिकली डेरिवेटिव ट्रेडर्स। अगर हम उनका तो दिस इज देन द एग्जांपल ऑफ दिस इज टोटली फेल ना, उन्होंने तो ट्रेडिंग करके मार्केट को बीट करके पैसा लेके गए वो इंडियन रिटेलर्स का। सो वी कांट से दिस इन नटसेल। हम बस इतना बोल सकते हैं कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हो एंड यू आर नॉट आप उस स्टॉक को लाइक यू आर नॉट लाइक बेसिकली आप उसको ट्रेड नहीं कर रहे हो उसको बार बार और पैसिवली रखे हो स्टॉक को, देन इट्स नॉट अ जीरो सम गेम फॉर यू, बिकॉज एट लॉटर टाइम कंपनी ग्रो के साथ आप कमा लोगे। एंड दिस इज द ओनली रीजन हम बिलीव करते हैं कि एक रिटेलर्स को पता होता है उसको कौन से स्टॉक्स पे चूज करना है, नॉट बिकॉज उसको ये लगता है कि वो स्टॉक गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज उसको उस कंपनी पे बिलीव होता है, एंड विद द बिलीव इन दैट कंपनी वो स्टॉक को ले लेता है, एंड देन ही उस स्टॉक को लंबा होल्ड करता है। विद द टाइम पासेस वो स्टॉक को कमा लेगा, उसमें ही विल एबल टू अर्न मनी फ्रॉम दैट स्टॉक बिकॉज द कंपनी हैज ग्रोन इट। सो दैट्स माय पॉइंट। Yeah, guys, any question? We'll take some 2-3 questions then. Okay, I guess people doesn't have question. Okay, Adrian, guys. any more questions? No No. questions from my side. Okay, Lakshmi. अच्छा, मुझे एक पूछना था थोड़ा सा। हाँ बोलिए नहीं चलिए। मुझे एक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बस जानकारी चाहिए थी। 2008 में फ्रैंकलिन करके एक म्यूचुअल फंड है ना, अभी अभी भी है कि पता नहीं मुझे। फ्रैंकलिन है। टेम्पल्टन, हाँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। हाँ हाँ सर, हाँ बराबर बराबर, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो भी नाम है तो वो 2007 में बहुत फेमस था वो, Exactly. लेकिन अभी कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन यही है, मैं समझ में नहीं पा रहा कि ये म्यूचुअल फंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो ये ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो गायब हो रहे हैं।
पता नहीं, we will have to review the history of franchise. Yeah, Binderjeet, like we need to study कि उनकी क्या strategy थी, like that's only. 2007 में रिलायंस कैपिटल का भी ये म्यूचुअल फंड था एक, Okay. और उस टाइम में उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि जगह ये उसका भाव शायद से 800 850 के भाव पे था, तब में बहुत चल रहा था, सब लोग उसी की बात कर रहे हैं, देखो 10 रुपए में बाय किया, 800 रुपये 850 गया है करके, तो वो भी गायब हो गया, ऐसा क्यों? तुमको कुछ डिटेल्स मालूम है या तुम हमको गेस करने को बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं, मैं डिटेल नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं बोला कि मैं अभिषेक से हम पूछना चाहता हूँ। बताएंगे ना, हमको नॉलेज हाँ हाँ या तो आपको नॉलेज हो तो बात है। हाँ, नहीं ये वही सर, ये एक सेशन उसमें भी होना चाहिए सर, ये चीज में। ठीक, डन। Sure, Indrajit, we'll find. Okay, guys, then let's wrap up this. Thank you for coming and have a nice time. थैंक यू। Thank Thank you. you, Abhishek. Thank you, Abhinav. Thank you.